गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पवन, गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग मोहित। कैसे हैं भाई सब लोग? गुड मॉर्निंग शुभम जी, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग निखिल, गुड मॉर्निंग ऐश, गुड मॉर्निंग अन्वेषा, गुड मॉर्निंग नेहा। हाउ आर यू गाइस? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। मस्त यार, मस्त 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 मस्त। आप लोग बताओ कैसे हो? सब बढ़िया। अमेजिंग अमेजिंग यार, अमेजिंग, बहुत अच्छे। वेरी वेरी गुड। हाउ इज एवरीथिंग गोइंग? कैसा चल रहा है अभी तक? कैसा लग रहा है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो? एकेडमिक्स तो चलो सब लोग ही करते हैं, बट प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चे इस तरीके से करते हैं कि हर कोई नहीं कर सकता, है ना? बहुत लिमिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे देश में हैं, और यू विल डेफिनेटली बी ज्वाइनिंग देम वेरी सून। मेरी हमेशा से ये ब्लेसिंग्स आपके लिए रहेंगी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फटाफट से कर दो और जल्दी जल्दी सीए बन जाओ 4 साल में सारे के सारे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलो जी, आज से बच्चों हम लोग हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकाउंट्स, लॉ, कॉन्ट्स आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दे दूं। बेसिक इंट्रोडक्शन की बच्चे अगर हम बात करें तो आपके पास 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। आप ऑलरेडी सब डिस्कस कर चुके हैं, मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, है ना? तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 है हमारा अकाउंटिंग, दूसरा है हमारा लॉ, तीसरा है हमारा क्यूए, चौथा है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है बेटा? चारों पेपर 100 नंबर के हैं। 100 मार्क्स का हमारा इकोनॉमिक्स भी है। ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है। बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका पूरा 100 नंबर का है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है बेटा तुम्हारा। एंड इसके अंदर बहुत मजे में हम 90 प्लस तक नंबर ला सकते हैं। 93, 94, 95, 96, 97 बहुत मजे में ला सकते हैं बच्चों। इट इज दैट सिंपल। बस तुम्हें बहुत डिटेल में एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी, और 12th 11th से बहुत ऊपर उठ के तुम्हें चीजें पढ़नी पड़ेंगी। और तुम्हें ऐसा लगेगा यार कि हमारे 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स तो कितने ब्रशन अप हो गए, कितने बढ़िया हो गए बच्चों, है ना? तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत सिंपल लगने वाली है क्लास 11th क्लास 12th, और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है? परफेक्ट। किस तरीके से बच्चों हमारा टारगेट रहेगा बेटा? हमारा टारगेट यही है कि हम मार्च एंड तक आपका पूरा का पूरा पोर्शन खत्म कर दें। ठीक है? पूरा का पूरा पोर्शन खत्म कर दें, और फिर अप्रैल मई में जितने भी हमें डेज मिलेंगे, 40-45 डेज, बहुत बेस्ट तरीके से सारा रिवीजन, सारे एमटीपी, सारे आरटीपीज, मॉक्स, सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है? तो हम लोग इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे बेटा? हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे 100% मॉड्यूल। 100% मॉड्यूल आपको कवर करके चलना है बच्चों, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है? 100% मॉड्यूल आपको कवर करके चलना है। उसके साथ जितने भी एमटीपीज हैं, जितने भी आरटीपीज हैं, जितने भी पीवाईक्यूज हैं, वो सब कवर करेंगे। और इसके अंदर से मैं तुम्हें एक एक सवाल दिखाऊंगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारा बाहर से आएगा। बस तुमको 100% बेस्ट तरीके से पढ़ाई करके चलनी है। ठीक है? मुझे जल्दी से बताओ, हर सही क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पे कितने नंबर कटते हैं? जल्दी जल्दी से, फटाफट से। हर सही सवाल पे कितने नंबर मिलेंगे और हर गलत सवाल पे कितने नंबर कटेंगे? इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी बेटा, ऑब्जेक्टिव है ये। वेरी गुड। हर सही सवाल पे +1, हर गलत सवाल पे -0.25। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही बच्चों। वेरी वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है बेटा, इसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है। 3 चीजें कौन कौन सी पढ़नी है? माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इको। माइक्रो, मैक्रो एंड इंडियन इको। ठीक है? ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, ये बहुत छोटा सा पार्ट है।
इसका काफी कुछ पढ़ाया जाएगा और इसका भी काफी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा बच्चा, ठीक है। तो हमें मेनली माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इको ये हमें तैयार करना है। इसका बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे लिख देते हैं, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स। लो बेटा चेक करो। देखो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, अच्छा यहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा, जो चैप्टर होगा उसके अंदर यूनिट्स होंगी, ठीक है। अभी तक तुम क्या पढ़ते आए हो, यूनिट, यूनिट के अंदर चैप्टर। यहां क्या होगा, चैप्टर, चैप्टर के अंदर यूनिट, ठीक है। तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास, 10 चैप्टर्स हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं बच्चों, 10, ठीक है। जो पहला चैप्टर है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी बेसिक बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में आपको समझाएगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, इसको तुम समझ लो कि ये तो इंट्रोडक्शन है। इसको तुम समझ लो कि ये क्या है, इंट्रोडक्शन। फिर 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 ये पकड़ो बच्चों तुम कि ये माइक्रो के 4 चैप्टर्स हैं। देखो, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिफरेंट मार्केट्स और बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। मतलब बेसिकली इस तरीके से आपके शुरू के ये 5 चैप्टर तक हो जाएगा। फिर मैक्रो शुरू हो जाएगा बेटा। मैक्रो देखो, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, ये तुम्हारे 6, 7, 8, 9 ये प्योरली मैक्रो, ठीक है। और एक चैप्टर 10 है छोटा सा, जो किसके ऊपर है, इंडियन इको के ऊपर है। देखो ये चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी, छोटा सा, कुछ ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो अगर मैं तुमको बताऊं बेटा, अगर मैं तुमको बताऊं तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। जो हमें मेन पढ़ाई करनी है ना बेटा, तो हमें मेन पढ़ाई ये करनी है, ये है मेन पढ़ाई। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्लियर है? जल्दी जल्दी से बोलो भाई, बोलो नालायको। क्या पोर्शन समझ में आ गया, क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या क्या हमारा पैटर्न रहेगा, है ना? परफेक्ट, 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 परफेक्ट बच्चों। ओके सर, अब मेरी बात समझना बेटा, हमें किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है। अभी जो आपकी क्लासेस फॉर नाउ, अभी जो क्लासेस चल रही है बच्चों, वो चलेंगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। बट ये कुछ दिन ही चलेंगी, शुरू की 5-7 क्लासेस बस। इसके बाद तुम्हारी जो क्लास हो जाएगी बेटा, वो क्लास हो जाएगी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। उसके बाद जो तुम्हारी क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो इट इज जस्ट अ बिगिनिंग, एक इंटरव्यू, इंटरव्यू बोल रहा हूं, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन अभी है। तो अभी बेसिकली इससे शुरू कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जब तुम्हारी सब्जेक्ट पे कमांड बनने लगेगी तो क्लासेस की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी, क्लासेस का टाइमिंग भी बड़ा हो जाएगा और क्लास हमारे पास बढ़ जाएंगी, ठीक है। ओके, हम इस तरीके से बैलेंस करके चलेंगे बेटा कि आपका 12th, क्योंकि आपकी 12वीं भी चल रही है, तो हमें वो डिस्टर्ब नहीं करनी। तो वो तुम हमारे पे छोड़ो, वो हमें प्लान करना है, बेस्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। परफेक्ट, ओके बेटा, मैं तुम्हारे साथ 100% कवरेज में हूं। मैं तुम्हारे बीच बीच में अकाउंटेंसी की भी क्लासेस लूंगा, मैं अकाउंटेंसी की क्लासेस लेता रहूंगा, ठीक है। अकाउंटेंसी की क्लासेस बीच बीच में मैं लूंगा, लॉ के भी मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बीच बीच में कराऊंगा, इको भी मैं तो मेजर पोर्शन मैं ही कराऊंगा, ठीक है, मेजर पोर्शन मैं ही कराऊंगा। लेकिन हम एक फैकल्टी और ज्वाइन करेंगे बीच में, क्योंकि मेन चीजें क्या होती हैं, मेन चीजें होती हैं बच्चों, मुझे तुम्हारा अटेम्प्ट निकलवाना है ना। तो मुझे ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ये सब्जेक्ट पकड़ना है, मुझे तुम्हें ये भी पढ़वाना है, मुझे तुम्हें अकाउंट्स भी पढ़ाना है, मुझे तुम्हें लॉ भी पढ़ाना है। तो जैसे जैसे तुम्हारे अकाउंट्स के चैप्टर खत्म होंगे, जैसे जैसे तुम्हारे लॉ के चैप्टर खत्म होंगे, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तो तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता है ना। पूरे यूट्यूब पे मैंने तीनों डाले हुए हैं, अकाउंट्स भी डाला हुआ है, इको भी डाला हुआ है, लॉ भी डाला हुआ है, राइट। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट खत्म होंगे ना, मुझे प्रतीक सर लॉ का बताएंगे, अनुज सर अकाउंट्स का बताएंगे, और फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके कि चलो भाई बैठ के रिवाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो बहुत बेस्ट तरीके से तीनों ही सब्जेक्ट्स करा के चलूंगा मैं, तुम्हें चिंता नहीं करनी। लेकिन इको के लिए हमें एक फैकल्टी और ज्वाइन करेंगी, बेस्ट फैकल्टी, एक और मजेदार। क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट लेके बैठ गया ना बेटा, तो फिर मैं एक में ही रहूंगा, मुझे तुम्हारा अटेम्प्ट निकलवाना है कैसे भी।
और 350 के साथ निकलवाना है। रैंक एम कर रहे हैं हम, रैंक लेके आनी है बेटा, रैंक से नीचे मत सोचना, ठीक है ना? रैंक लेके आनी है। और मेरा यहां पे भी तुम्हें प्रॉमिस है, जैसा 12th में प्रॉमिस था ना, 12th में हमने तुम्हें प्रॉमिस किया हुआ है ना बेटा कि 300 में से 300 लाओगे, 300 में से 300 लाओगे तो एक एप्पल प्रोडक्ट मेरी तरफ से। सेम प्रॉमिस यहां पे भी, सेम प्रॉमिस यहां पे भी। जो भी बच्चा रैंक लाएगा उसको अगर मैकबुक चाहिए तो मैकबुक, आईपैड चाहिए तो आईपैड, आईफोन चाहिए तो आईफोन, फोल्ड चाहिए अगर सैमसंग का, ट्रिपल फोल्ड, अब तो ट्रिपल आ गया, वो भी लेंगे, ठीक है? तो अब मौका है, सीए में भी ले लो एक गिफ्ट हमारे से और 12th में भी ले लो एक गिफ्ट हमारे से, डबल डबल गिफ्ट ले लो। 12th में फोन ले लेना, यहाँ पे लैपटॉप ले लेना, बढ़िया मस्त, ठीक है? चलो पढ़े बच्चों, 10 मिनट हो गए हैं, इंट्रोडक्शन हो गया है, पढ़ना शुरू करें, स्टार्ट करें पढ़ाई अपनी, बेस्ट वे में पढ़ना चालू करते हैं। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई शुरू करते हैं। जल्दी से फटाफट से, जल्दी से फटाफट से हेडिंग डालो बच्चों, इंट्रोडक्शन। फटाफट से हेडिंग डाल देंगे ना लाइको, इंट्रोडक्शन। निकलेगा बेटा शुभम, 100% अटेम्प्ट निकलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारा अटेम्प्ट ना निकले, रहने ही नहीं देंगे हम तुम्हारा अटेम्प्ट। तुम्हें बस जितना जितना मैं बताऊंगा, जो जो बताऊंगा वो करके चलना है, सारे सब्जेक्ट्स में जो जो टीचर्स जो जो बताते जा रहे हैं वो करके चलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा अटेम्प्ट रुक जाए, हो ही नहीं सकता। ओके चलो भाई, हेडिंग डाल दो जल्दी जल्दी से, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में बेटा नंबर 1 सबसे पहले लिखो, बिजनेस क्या होता है। चलो भाई जल्दी जल्दी से मुझे ये बताओ, हमारे चैप्टर का जो नाम है या सब्जेक्ट का जो नाम है वो है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना? हाँ, साथ साथ नोट्स बनाने हैं, मैं बहुत कुछ लिखवाऊंगा। बहुत कुछ लिखवाऊंगा मैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2 शब्द आए बेटा, एक आया बिजनेस, एक आया इकोनॉमिक्स। तो दोनों को समझ लेते हैं, हमें सब्जेक्ट का मतलब समझ में आ जाएगा, राइट? तो सबसे पहले ये समझो बच्चों कि जो हमारे ह्यूमंस हैं, हमारे जो ह्यूमंस हैं बेटा, वो 2 प्रकार की एक्टिविटीज करते हैं, याद है क्या? एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों में क्या फर्क होता है बेटा जी? सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो हम आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी, केयर इसलिए करते हैं, है ना? राइट? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मोटिव होता है ना, वो प्रॉफिट मोटिव होता है। वो कैसा मोटिव होता है? प्रॉफिट मोटिव। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मोटिव होता है बेटा, वो होता है लव, केयर, सिंपैथी। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, जल्दी से मुझे एक बात बताओ, हमारे जो पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मम्मी अभी तुम्हारी क्लासेस है बट मम्मी तुम्हारा पूरा ध्यान रख रही होंगी कि बच्चों का नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए, बच्चों को खाना प्रॉपर मिलना चाहिए, बच्चों बीमार नहीं होने चाहिए, ठंड है, कितना ध्यान रखते हैं हमारे पेरेंट्स, राइट? कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ अफेक्शन, है ना? तो सारी एक्टिविटीज बेटा ये नॉन इकोनॉमिक है। आप किसी को मदद कर देते हो, नॉन इकोनॉमिक। आपने किसी बुजुर्ग को देखा, उसकी रोड क्रॉस करा दी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट जहां पे भी हमें अपना परिवार चलाना है ना? आपके पेरेंट्स सुबह सुबह उठ के अपनी जॉब्स पे जाते होंगे, अपने बिजनेसेस पे जाते होंगे। वो क्यों जाते होंगे? क्योंकि ये इकोनॉमी बच्चों बिना मनी के नहीं चल सकती, है ना? मुझे आटा लेना है, चावल लेना है, मुझे स्कूल पढ़ना है, मैं बीमार होऊंगा तो हॉस्पिटल जाऊंगा, मेडिसिन लूंगा, हर चीज पैसे से आएगी। इकोनॉमी में एक्सचेंज किस चीज से होता है? पैसे से। बिना मनी के इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो जो भी एक्टिविटी बच्चा पैसे कमाने के लिए करी जाएगी उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है? तो मुझे जल्दी से बताओ, बिजनेस कौन सी एक्टिविटी होगा? सबसे पहले तो ये बोलो, बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है? सर, बिजनेस सबसे पहले एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। बिजनेस सबसे पहले, हाँ बेटा, यस बिल्कुल शुभम, वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगा बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। अब बिजनेस का पर्पस क्या होता है? बिजनेस का
ये बिजनेस में ही चलेगा, ठीक है। बिजनेस का मीनिंग एक्टिविटी कौन सा हो गया। फिर बिजनेस का पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग अ set of inputs, transforming a set of inputs into a set of output। इसका मतलब यह है बच्चों कि एक बिजनेस बहुत सारे इनपुट्स से, बहुत सारे इनपुट्स से एक आउटपुट बनाता है, एक आउटपुट बनाता है। अब मुझे बताओ बच्चों, हम लोग क्या बहुत सारे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हम लोग ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, बुक्स यूज कर रहे हैं, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ये सब यूज करके एक क्लास कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो बहुत सारे इनपुट्स लगा के एक आउटपुट का डेवलपमेंट होना विद अ मोटिव, जहां से हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस। ठीक है या नहीं है बेटा, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, बिजनेस। तो बिजनेस में क्या होता है बेटा, हमें प्रोडक्शन करना है, हमें सेल करना है, हमें मार्केटिंग करना है। अल्टीमेटली सबका एम क्या है, प्रॉफिट मोटिव, क्योंकि ये एक कैसी एक्टिविटी है, घुमा फिरा के इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। इतना तो तुम वैसे भी जानते हो, ठीक है। अब आ जाओ सर, इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। अब जल्दी से लिखो सबसे पहले कि ये आया कहां से, ये शब्द कहां से आया। तो लिखो जल्दी से, जो इकोनॉमिक्स है ना बेटा, ये एक ग्रीक वर्ड से आया जिसको हम बोलते हैं ओइकोनोमिया। लिखो, ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक ग्रीक वर्ड से आया जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ओइकोनोमिया। और ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड। ओइकोनोमिया का क्या मतलब होता है बेटा, हाउस होल्ड, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स में मेनली हम हाउस होल्ड्स की स्टडी करते हैं। सर हाउस होल्ड मतलब, हाउस होल्ड मतलब जितने भी लोग इकोनॉमी में चल रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स हैं बेटा, सही है। इसके बाद अभी इसमें लिखो, अभी इसका मीनिंग पे मैं आ रहा हूं, पहले इसके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, टिल 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स को ओइकोनोमिया नहीं बोलते थे, मतलब इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, ओइकोनोमिया से तो आया है, इकोनॉमिक्स नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसको क्या बोलते थे बच्चों, पॉलिटिकल इकोनॉमी, राइट। इसको बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट का जन्म हुआ जिसने पूरी थियरी दी इस पे, जिसको बोला गया फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको क्या बोला गया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया, बताओ जल्दी से कौन है वो, क्या नाम है उनका, कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, एडम स्मिथ। शाबाश, ये याद करना है, ये याद करना है, एडम स्मिथ। शाबाश, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बच्चों एक स्टडी है, एक किताब है। इसकी किताब क्या है, एडम स्मिथ की किताब का नाम क्या था, लिखो जरा, एन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of nations, 1776, ठीक है। इसको खाली द वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते हैं कुछ लोग, द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इसी किताब को बोला जाता है बेटा फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स।
इसको बच्चों फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये याद रखना है कि वेल्थ ऑफ नेशन 1776 याद रखना है। किसकी देन है? एडम स्मिथ की। और एडम स्मिथ ने इसके अंदर बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज की बात करी बेटा, ठीक है। परफेक्ट। बताओ भाई, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है? सबसे पहले इकोनॉमिक्स शब्द कहां से आया? इकोनोमिया से, जिसका मतलब हम हाउस होल्ड्स की स्टडी करने वाले हैं। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोला गया? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने 1776 में एक किताब लिखी जिसका नाम रखा द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जिसको हम फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। और इसका अगर पूरा नाम देखना हो तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। परफेक्ट, ओके। अब इसके अंदर बच्चों एडम स्मिथ ने ना दो चीजों पे चर्चा करी। किस पे चर्चा करी? दो चीजों पे। वो दो चीजें क्या थी बेटा? वो थी लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इसमें और डिटेल में जाऊं तो लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस। लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। बच्चों, जो तुम्हारी सीए फाउंडेशन की इकोनॉमिक्स है ना, इसकी बेस्ट पार्ट यही है कि तुम्हें कुछ भी बड़े बड़े आंसर नहीं लिखने। तो सारे की पॉइंटर्स मैं तुम्हें इतने बेस्ट वे में लिखवा दूंगा कि तुम्हारा पूरा का पूरा पेपर यहीं से आ जाएगा। अब हमें बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने, बस ये की पॉइंटर्स तुम्हें ये पता होने चाहिए कि इकोनॉमिक्स, ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, जिसका मतलब हाउस होल्ड। 19th सेंचुरी तक क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद एडम स्मिथ ने एक किताब निकाली 1776 में, जो जिस किताब का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ द नेशंस, राइट। अब उसमें मेन दो चीजों पे चर्चा हुई बच्चों। दो चीजें कौन सी? लिमिटेड रिसोर्सेज विद ऑल्टरनेटिव यूजेस एंड अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ये मेन स्टडी है बेटा, ये मेन स्टडी है इकोनॉमिक्स की। सर ये है क्या? एग्जाम्पल ले लो चिंटू का। ये एग्जाम्पल हम माइक्रो जब पढ़ते हैं ना, तब भी पढ़ते हैं बेटा। पहले से देखो, ये हमारा चिंटू है, ठीक है। और चिंटू का बर्थडे है, बर्थडे। और चिंटू के पेरेंट्स ने इसको 5,000 रुपए दिए कि ले बेटा मौज कर, जी ले अपनी जिंदगी, चिंटू मौज ले। अब मुझे जल्दी से बताओ 5,000 रुपए में चिंटू के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? फटाफट से बताओ। चिंटू ने बोला सबसे पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकता हूं, या फिर यार मैं तो एक अच्छे से शूज भी लेना चाहता हूं, मैंने देखे थे बहुत बढ़िया है। या फिर यार मैं तो कुछ अच्छा सा कपड़े लेना चाहता हूँ, गारमेंट्स, मैं तो कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूँ। या तो यार मैं थोड़ी सी चैरिटी भी करना चाहता हूँ। या तो यार मैं एक काम करता हूँ, मैं एक मॉल में जाऊंगा, वहां पे अपना बढ़िया पिज्जा खाऊंगा, पार्टी करूंगा, मौज लूंगा, ठीक है, मॉल में जाके। या फिर इसने सोचा कि भाई मैं ना इसकी इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, म्यूचुअल फंड सही है, मैंने पढ़ा था। तो चिंटू के पास बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या चिंटू के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है? भाई 5,000 रुपए में अब वो सब कुछ तो नहीं कर सकता, यानी जो उसका रिसोर्स है वो तो लिमिटेड है। लेकिन जो चिंटू के दिमाग में वांट्स आ रही है, मेरी जरूरतें करना तो मैं पार्टी भी चाहता हूं, लेने तो मैं जूते भी चाहता हूं, खरीदना तो मैं कपड़े भी चाहता हूं, करना तो मैं चैरिटी भी चाहता हूं, मैं मॉल भी घूमना चाहता हूं, मैं इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता हूं। क्या इसके जो वांट्स दिख रहे हैं वो अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड हो गए बेटा, हो गए ना। अब चिंटू के सामने एक प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम आई? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चिंटू को बच्चों चॉइस करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सी चीज है जिसमें मैं अपने 5,000 का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकता हूं, यानी मैं अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता हूं, क्योंकि है तो लिमिटेड। अब अगर उनको वेस्ट कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी।
तो लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करूं, इसके लिए उसको बच्चों चॉइस करनी पड़ेगी। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चॉइस करनी पड़ेगी। और इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं बच्चों? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व होगी, यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हमको क्या सिखाता है बच्चा? बहुत सारी थियरीज हैं जो हमें यह बताती है कि कैसे हर देश अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से अपने अनलिमिटेड वांट्स को प्रॉपरली सेटिस्फाई करे विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और ये जो बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसी को ही हम लोग बोल देते हैं स्कार्सिटी। रिसोर्सेज की कमी होना, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी कब आएगी? जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होगी। जब भी डिमांड ज्यादा होगी ना, सप्लाई कम होगी, उसको स्कार्सिटी बोलूंगा, कमी बोलूंगा। समझे? और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, ये जो स्कार्सिटी है ना, चलो मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई स्कार्सिटी है, मुझे बताओ ये जो स्कार्सिटी है ये डेवलप्ड नेशंस में होता होगा, अंडर डेवलप्ड में होता होगा, डेवलपिंग में होता होगा, या सब में होता होगा? स्कार्सिटी ये क्या डेवलप्ड नेशंस में मिलेगा, ये क्या डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड में मिलेगा? ए बी सी, या ये सब में मिलेगा? ऑल नेशंस। ए लगाओगे, बी लगाओगे या सी लगाओगे? बोलो, सोच के बताना। स्कार्सिटी क्या डेवलप्ड नेशंस में होगा, या डेवलपिंग में होगा, अंडर डेवलप्ड में होगा, या ऑल में होगा? बोलो। बहुत सारे बच्चे डेवलपिंग कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डेवलप तो कोई भी नहीं बोल रहा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ऑल। यस, ये सब में होता है बच्चों, सब में होता है बच्चों, सब में। स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, ऐसा कोई नेशन नहीं है जो इससे बच सके। आप मुझे बताओ, हमारे देश में अंबानी जी को तो कोई कमी नहीं है, अंबानी जी के पास तो सब कुछ है, लेकिन उनको भी लगता है यार मेरे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और मेरी वांट्स अनलिमिटेड है। अगर ऐसा ना होता तो अंबानी जी सोचो ना, सब कुछ कर लेते, अभी भी सब कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज अभी भी लिमिटेड है। डेवलप्ड नेशन में ही बेटा ऐसा होता है, भले ही डेवलप्ड हो, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आप नहीं बढ़ा सकते, वो है ही शॉर्टेज में। तो रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, ये ध्यान रखना है। याद रहेगी क्या ये बात? जल्दी से बताओ फटाफट से। बताइए बेटा, क्लियर हुआ? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई समस्या है तो पहले मुझे बताओ, क्या यहां तक कोई समस्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें? आगे चलें क्या? आगे चलें क्या? हाँ जी, अब एक चार्ट बनाओ जरा फटाफट से, जल्दी जल्दी से। बेटा जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे economic को। सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी हुई? सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना? अब बताओ ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज हुई थी? ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज हुई थी? क्योंकि जो मेरे मीन्स हैं, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। मीन्स का क्या मतलब होता है बच्चों? रिसोर्सेज। वो कैसे थे? वो कैसे थे बच्चों? वो तो सर लिमिटेड थे, वो तो सर लिमिटेड थे। और उनका यूज कैसा था? उन स्कार्स, हाँ स्कार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनका यूजेस कैसे थे? ऑल्टरनेटिव। उनके यूजेस कैसे थे बच्चों? ऑल्टरनेटिव, राइट। और जो एंड्स हैं, एंड्स का मतलब जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो कैसी हैं? सर वो तो अनलिमिटेड है। वो तो कैसी हैं बच्चों? अनलिमिटेड है ना? तो आप मुझे बताओ इनको हमें कैसे सॉल्व करना पड़ता है? क्या प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि मेरे लिए पहले क्या इंपॉर्टेंट है, चलो इस बार ये कर लेता हूं, अगली बार वो कर लूंगा, है ना? तो ये होता है ग्रेडेड प्रायोरिटाइज्ड। ग्रेडेड प्रायोरिटाइज्ड, ग्रेडेड प्रायोरिटाइज का मतलब हम अपने हिसाब से उसको प्रायोरिटाइज्ड कर देते हैं।
राइट। अब इन सब में जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से, उसको हम बोल देंगे स्कार्सिटी। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? स्कार्सिटी। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से स्कार्सिटी होती है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हमें है तब भी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, राइट। अब हम इनको प्रॉपर वे में यूज करेंगे, ये भी स्कार्सिटी की वजह से है, और अनलिमिटेड वांट्स होने की वजह से भी स्कार्सिटी हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जो इकोनॉमिक्स टिका हुआ है ना बेटा, यानी हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो मीन्स है वो लिमिटेड है और जो एंड्स है वो अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करके उसको चलते हैं। लो मेरी जान, लिख लो सबके सब बच्चे, ये चार्ट बना लो। ये तुम्हारा पूरा का पूरा चार्ट ना तुम्हारे मॉड्यूल में बना हुआ है। तुम्हें आज सिर्फ मॉड्यूल से एक रीडिंग लेनी है और तुम्हारा सब्जेक्ट तैयार है। चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, पहला यूनिट खत्म हो जाएगा इसका, पहला खत्म कोशिश करेंगे दोनों दूसरा भी हो जाए, छोटा सा ही है, कुछ ऐसा नहीं है। बना लिया क्या बेटा? आर यू डन? जल्दी जल्दी बताओ क्या आपका हो गया? मॉड्यूल नहीं है, अरे कुछ भी नहीं करना, देख ऐसे ऐसे करना है जैसे मैंने गूगल पे लिखा, ठीक है, फिर ऐसे इंट्रोडक्शन पे जाना है। लो जी आ गया मॉड्यूल, ये रहा मॉड्यूल। ये देखो, व्हाट इज बिजनेस, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। देखो यहाँ पे आ रहा है, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया व्हिच मींस हाउस होल्ड। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसके बाद बुक आई एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। सब तुम्हें मैं सब पढ़ा दूंगा, तुम्हें चिंता करनी ही नहीं है, ठीक है, ओके, टेंशन नहीं लेनी, सब पढ़ा दिया तुम्हें मैंने। ये देखो, ह्यूमन बींग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट। ये सब पढ़ा दिया जो जो जरूरी था इसके अंदर। ये देखो ये आ गया है चार्ट, चेक करो, क्या हमने यही बनाया? बना देंगे निखिल, देखो, ओके, परफेक्ट, हाँ सर बेस्ट। अच्छा जी, अब आ जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी से बच्चे। बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हेडिंग डालो बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमारे सब्जेक्ट का भी नाम है। इसी को बेटा हम मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजीरियल इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हमें क्या बताता है बेटा? ये हमें ये बताता है कि जब भी हम बिजनेस प्रैक्टिस में इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई कर देंगे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाएगा। यानी कि जब भी हम बिजनेस प्रैक्टिस में, अब बिजनेस प्रैक्टिस में मेनली किसका काम होता है? मैनेजमेंट का या फिर मैनेजर का। तो जब बच्चों एक मैनेजर जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है वो अपनी प्रैक्टिस में इकोनॉमिक्स को ऐड कर देगा, इकोनॉमिक्स की थ्योरी को ऐड कर देगा। मुझे बताओ बच्चों, अगर मुझे व्यापार करना है, अगर मुझे बिजनेस करना है, तो क्या मुझे मेरे प्रोडक्शन के बारे में, क्या मुझे मेरे खर्चे के बारे में, कॉस्ट के बारे में, क्या मुझे मेरे रेवेन्यू के बारे में नहीं पता होना चाहिए? भाई मुझे अगर बिजनेस मैनेज करना है तो मेरा प्रोडक्शन, मेरा कॉस्ट, मेरा रेवेन्यू, मार्केट में क्या डिमांड आ रही है, कितना मुझे माल बेचना है, कितनी सप्लाई करूंगा। तो क्या एक मैनेजर जब इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर देगा बच्चा, तो उसी को हम बोल देते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मुझे बताओ, क्या बिजनेस में इकोनॉमिक्स की थ्योरी अप्लाई कर दी? इसीलिए इसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं, इसीलिए इसको हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है,
तो आप बोलना बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ जी क्या क्या इंटीग्रेट करा गया, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, जल्दी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस इनटू द इकोनॉमिक थियरीज। बात समझ में आई? बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर, है ना। तो जब भी हम बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बन जाएगा। लो जी, 35 मिनट लगे हमें सब्जेक्ट का मतलब समझने में। बताओ मेरे प्यारे नालायकों, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स सबको अच्छे से समझ में आया? यहां तक कोई भी क्वेश्चन आया तो हो जाएगा हमारा? जल्दी जल्दी से बताओ, फटाफट से बता दो। परफेक्ट हो गया? ओके हो गया? राइट। अब एक छोटा सा नोट लिखो, जल्दी से एक छोटा सा नोट लिखो बेटा, फटाफट से। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज, हाँ जानकार, यस बेटा, इज बेसिकली कंसर्न्ड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा तुम्हें याद रखना है कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे टिका हुआ है। मतलब वो मेनली जो ज्यादा बात करेगा ना, वो माइक्रो की करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स विल ऑल्सो हैज एन important role to play in economic decisions, in economic decisions। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, वो मेनली तो माइक्रो की थियरीज को यूज करता है। भाई मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे ज्यादा जरूरत बेटा किसकी पड़ेगी? डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट में कैसे मार्केट फोर्सेस चलती हैं, तो माइक्रो पे ज्यादा चीजें टिकी हुई हैं। बट क्या मैं कोई भी डिसीजन बच्चों पूरी इकोनॉमी का जीडीपी देखे बिना ले सकता हूं क्या? कि मेरी इकोनॉमी की जीडीपी कैसे चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे चल रही हैं, सरकार का टैक्सेशन पूरे देश के लिए क्या है, सब्सिडीज पूरे देश के लिए क्या है, वो भी तो बच्चों इन्फ्लुएंस करेंगी ना। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में तो इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम बोलेंगे बेटा कि मेनली तो माइक्रो की थ्योरीज चलेंगी, लेकिन जब हमें डिसीजन लेना होगा तो मैक्रो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैक्रो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बेटा। ठीक है। अब यहां जब आपने एक नोट लिख लिया तो एक चीज आपके सामने आई कि सर फर्क क्या है, क्या फर्क होता है माइक्रो में और मैक्रो में? ओरिजिन, मीनिंग, अदर नेम, टूल्स, एग्जाम्पल, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन। माइक्रो कहां से आया बेटा? माइक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया, जिसको हम बोलते थे माइक्रोज, जिसका मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया, जिसको बोलते थे मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज। माइक्रोज स्मॉल, मैक्रोज लार्ज। ठीक है। माइक्रो में बेटा आई का मतलब हम किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो में होती है बच्चों स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब एक दुकान, एक मार्केट, एक स्टेट, रिलेटिव टर्म है ये, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, एक तरफ पूरे देश की स्टडी है, पूरे इंडिया की, और एक तरफ बस एक स्टेट की स्टडी है, तो कौन सा माइक्रो कौन सा मैक्रो? यहां पे होगी स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, ए बोले तो एग्रीगेट्स। यहां पे होगी बच्चों
स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, है ना। अदर नेम, इसको हम प्राइस थियरी बोलते हैं। बिल्कुल सही। जो स्टेट की स्टडी है वो माइक्रो है, ऑफ कोर्स। जो कंट्री की स्टडी है वो मैक्रो हो जाएगा। इसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी बोलते हैं। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी हम इसको बोलते हैं। टूल्स क्या क्या होते हैं बेटा? इसका मेन जो टूल्स है वो डिमांड एंड सप्लाई है। इसका मेन टूल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है। ये सब हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर्स में कि डिमांड क्या, सप्लाई क्या, एग्रीगेट डिमांड क्या, एग्रीगेट सप्लाई क्या। ऑल्दो तुमने पहले कभी पढ़ा होगा, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि नहीं पढ़ा। शुरू से पढ़ेंगे हम तो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे? इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, पूरे नेशन का, ठीक है। एग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा समेशन। एग्रीगेशन का मतलब समेशन। बताओ क्या माइक्रो में भी कुछ चीजों का सम होता है? थोड़ा बहुत एग्रीगेट्स होते हैं क्या माइक्रो में भी? हम बोलेंगे यस। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। और यहां पे तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं आपको बोलूं कि मैं ये मोबाइल फोन बेचता हूं, ठीक है, आई सेल मोबाइल फोन्स, ओके। अब मैं आपको बोलूं कि जो मोबाइल फोन का प्राइस है, जो एग्रीगेशन का मतलब समझा रहा बेटा, जो मोबाइल फोन का प्राइस है वो है, लेट सपोज सबसे पहले था 50,000, फिर हो गया 70,000, फिर हो गया 90,000, फिर हो गया 1,10,000, फिर हो गया 1,30,000। प्राइस बढ़ रहा है बच्चों, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है। अब मैंने बोला कि जो एक 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 दुकानदार है जो ये मोबाइल्स बेचता है ना, तो एक दुकानदार जो सेलर ए है वो कितनी डिमांड कर रहा है फिलहाल इसकी? उसने कंपनी को बोला भाई जब 50,000 का था तो मैं आपसे 10 मोबाइल फोन लेता था, अब बढ़ गया तो मेरे 8 ही बिकेंगे शायद, अब मेरे 6 ही बिकेंगे, अब मेरे 4 ही बिकेंगे, अब मेरे 2 ही बिकेंगे। भाई प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी ना, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरीके से एक दूसरा दुकानदार है बी, इसने बोला कि भाई मेरे पहले 20 बिकते थे मोबाइल फोन, लेकिन अब तो मेरे शायद 16 ही बिकेंगे, अब तो मेरे शायद 12 ही बिकेंगे, अब तो मेरे शायद 8 ही बिकेंगे, अब तो मेरे शायद 4 ही बिकेंगे, राइट। अब अगर मैं बच्चों ए की डिमांड और बी की डिमांड जोड़ दूं, क्या मार्केट डिमांड बन जाएगा? मार्केट डिमांड बनेगा या नहीं बनेगा? तो बताओ पूरी मार्केट में डिमांड कितनी कितनी आई? सर इसमें तो 30, इसमें 24, इसमें 18, इसमें 12, इसमें 6। अब मुझे बताओ बच्चों मार्केट डिमांड जो है ये एक माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अल्टीमेटली 2 सैलरी तो ले रहे हैं, एक छोटी सी मार्केट ही तो ले रहे हैं, पूरे देश की पूरी डिमांड थोड़ी ना ले रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ क्या इसके अंदर भी हमने एग्रीगेशन करा या नहीं करा? यानी हमने चीजों का सम करा या नहीं करा? सर सम तो करा। अब मार्केट डिमांड तो हम माइक्रो में पढ़ते हैं इसके अंदर भी, लेकिन हमें सम तो करना पड़ा। हम क्या बोलेंगे बेटा कि इसके अंदर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन का मतलब थोड़ा बहुत एग्रीगेशन होता है, लेकिन मैक्रो में तो क्या सब कुछ ही जोड़ लेंगे कि भाई पूरे देश में टोटल डिमांड ले आओ, सारे के सारे मोबाइल फोन, सारे के सारे लैपटॉप, सारे के सारे कंप्यूटर, सारे के सारा खाना सब जोड़ दो। क्या इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है ना, क्योंकि इसमें तो सब कुछ आ जाएगा। तो ध्यान रखना माइक्रो में भी थोड़ा बहुत एग्रीगेशन होता है, मैक्रो के अंदर एग्रीगेशन ही एग्रीगेशन है। समझ गए? क्या ये क्लियर हुआ ना लाइको? क्या ये क्लियर है? ओके। अब जल्दी से काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, और बिजनेस इकोनॉमिक्स को 1 2 3 4 5 जगह बांट दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले लिखो एडम स्मिथ। चलो जल्दी से बताओ, एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी, एडम स्मिथ जो है ना बेटा, कहां गया एडम स्मिथ? कहां लिखा था हमने एडम स्मिथ? ये रहा एडम स्मिथ। कोई बात नहीं आनंदिता जी, रिकॉर्डेड देख लेना, लेट हो गए कोई बात नहीं। देखो जो एडम स्मिथ है ना बेटा, ये बोलता था कि जो इकोनॉमिक्स है ना
उसके अंदर हम इंक्वायरी करेंगे, स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे नेचर में एंड कॉजेज में किस चीज की, वेल्थ ऑफ द नेशंस की। यानी एडम स्मिथ ये बोलता था कि हम जब भी इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम वहां पे वेल्थ की स्टडी करेंगे, ये याद रखना है। एडम स्मिथ क्या बोलता था बेटा, हम किसकी स्टडी करेंगे, वेल्थ की, ठीक है। इसी तरीके से एक इकोनॉमिस्ट है जिसका नाम है जेबी से, जेबी से, इन्होंने भी यही बोला। इन्होंने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच डील्स विद वेल्थ, विच डील्स विद वेल्थ, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे मार्शल भाई, एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने बोला सिर्फ वेल्थ से कुछ नहीं होगा, आपको लोगों के वेलफेयर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भाई लोगों की वेलफेयर भी होना चाहिए, लोगों का भला भी होना चाहिए, इस तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो कि लोगों का भला हो, ठीक है। उसके बाद आ गया बेटा लियो रॉबिन्स, जहां पे मॉड्यूल में कई जगह ना रॉबिन्सन भी दिया हुआ है, रॉबिन्सन, ओके। इन्होंने बात करी बेटा स्कार्सिटी की, इन्होंने किसकी बात करी स्कार्सिटी की, सही है। स्कार्सिटी जो अभी पीछे पड़ा ना, लिमिटेड रिसोर्सेस, उसकी बात रॉबिन्सन बोलो या लियो रॉबिन्स बोलो, ओके। इसके बाद एक और इकोनॉमिस्ट आए बच्चा, पॉल ए सैमुअल्सन। इन्होंने बोला भैया ग्रोथ की बात करो, ग्रोथ की बात करो, आगे बढ़ना चाहिए देश, किसकी बात करो, ग्रोथ की, परफेक्ट। स्कार्सिटी में एक चीज और लिख लो, कई बार ऐसा आ जाता है, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। ये आपको पांचों चीजें याद रखनी है कि किसने किसकी डेफिनेशन दी थी। एडम स्मिथ मेनली वेल्थ की डेफिनेशन देते हैं, जेबी से ने बोला इट इज अ साइंस विच डील्स विद वेल्थ, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला भाई लोगों की वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए हमें, ठीक है। हमें मेनली वेलफेयर, मैनकाइंड, वेलफेयर बोल दो या मैनकाइंड बोल दो, ऐसे भी आ जाता है, मैनकाइंड मेंटेन करना है। रॉबिन्स ने या रॉबिन्सन ने स्कार्सिटी की बात करी, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स बोला, और पॉल ए सैमुअल्सन ने बोला कि ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी पे फोकस करो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग डेफिनेशन, क्या ये याद रहेगा। हाँ बेटा अभी तो माइक्रो ही पढ़ रहे हैं ना मेनली, ओके। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, जल्दी जल्दी से बता दो, परफेक्ट हो गया क्या। हाँ सर, मजा आ गया, मजा ही आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब लिखो जल्दी से नेचर, दो क्वेश्चन रह गए बस, खत्म चैप्टर, दो क्वेश्चन रह गए। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने आपको सब्जेक्ट मैटर माइक्रो मैक्रो पढ़ा दिया। अच्छा देखो बेटा, माइक्रो में हम मेनली क्या पढ़ेंगे, एक प्रोडक्ट का प्राइस, एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक फैक्टर प्राइस, एक सेक्शन ऑफ पीपल की इकोनॉमिक्स, है ना। वहीं अगर हम मैक्रो में देखें तो देश का इनकम, देश का आउटपुट, जनरल प्राइस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो मैक्रो बड़ा लेवल है यार, है ना। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बस ये नेचर रह गया हमारा, नेचर के बाद हमारा स्कोप रह गया और खत्म, बस ये डिफरेंस आ गया, खत्म। चलो भाई खत्म करेंगे आज चैप्टर, ठीक है। चलो फटाफट से, नेचर, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अरे बहुत मस्त है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स नंबर 1, ये क्या बोलता है बेटा, ये बोलता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ऐसे लिख दूं क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, एक साइंस है। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस है। चलो बताओ हम साइंस किसको बोलते हैं, या आप बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ के आए हो, बताओ जरा फटाफट, साइंस किसको बोलते हैं। याद है क्या कि साइंस में हमेशा एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, साइंस में हमेशा एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये करोगे तो ये होगा, है ना, ये करोगे तो ये होगा, राइट, और वो वैसा होगा ही होगा, होता है या नहीं होता है।
क्या सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी हमें ऐसी चीजें बताता है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घट जाएगी? क्या हमेशा कॉज एंड इफेक्ट बता रहा है बेटा कि ये होगा तो इससे ये होगा, ये होगा तो इससे ये होगा, ये होगा तो इससे ये होगा, ये होगा तो इससे ये होगा? तो सबसे पहले ये बोलता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स ना एक साइंस है। साइंस क्यों है बच्चे? क्योंकि ये आपको कॉज एंड इफेक्ट दोनों के बारे में बताता है कि ये करोगे तो इससे ये चीज आएगी, है ना? तो देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज व्हिच एस्टैब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट द टूल्स ऑफ साइंस जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक थियरी, जिससे हम प्रॉपर्ली स्ट्रेटजीज बना सके। और ये फॉलो करता है साइंटिफिक मेथड्स। अभी आप ही ने बताया कि साइंटिफिक मेथड्स होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वही सारी चीजें। ठीक है। दूसरा बोल रहा है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, ये तो हमने पढ़ ही लिया। तो दूसरा क्या बोलता है? इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेनली किस पे बेस्ड है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, है ना? ये मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, क्या नोट था? देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंसर्न करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, लेकिन क्या मैक्रो को इग्नोर कर दें? बताओ बच्चों, क्या मैक्रो को इग्नोर कर दूं? क्या सिर्फ माइक्रो पे चलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स? क्या मैक्रो को इग्नोर कर दूं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है इट इनकॉर्पोरेट्स द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? ये मैक्रो को भी इनकॉर्पोरेट करेगा। इट लिखेंगे नंबर 3, इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बच्चों मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करके चलेगा। तो ये एक साइंस है माइक्रो पे बेस्ड है, मैक्रो को भी इनकॉर्पोरेट करके चलेगा। देखो क्या बोल रहा है, अ बिजनेस यूनिट डज नॉट ऑपरेट इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ऐसा नहीं है कि वो अकेला चलेगा। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना? जैसे जनरल प्राइस लेवल, इनकम एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, इस सबसे इंफ्लुएंस होता है बेटा। तो हम माइक्रो तो पढ़ते ही हैं लेकिन साथ साथ मैक्रो को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। फिर बोल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो एन आर्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? एक आर्ट है। अब ये तो हम जानते ही हैं बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। आर्ट क्यों है बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, तुमने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ ली, तुमने ये सारी थियोरीज पढ़ ली, लेकिन क्या इसके बाद तुम इन सारी थियोरीज को अपने हिसाब से अप्लाई करोगे जीवन में? है ना? सब अपने अपने, देखो सब एक जैसी थियोरीज पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कोई किसी तरीके से सॉल्व करेगा, कोई किसी तरीके से सॉल्व करेगा। तो देखो बोल रहा है इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ओके, हाँ सर, बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक किसको यूज करता है? इट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज ऑफ थियरी, यूज ऑफ थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इसके अंदर बेटा जो हम थियरीज मेनली पढ़ेंगे वो ओवरऑल मार्केट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इट लार्जली यूजेस द थियरी ऑफ मार्केट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। इट यूजेस द थियरी ऑफ द फर्म एंड रिसोर्स एलोकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ अ प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी। बेटा जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए हैं ना, वो कभी भी चाहते ही नहीं है कि गवर्नमेंट का रोल हो। वो क्या चाहते हैं, बस गवर्नमेंट तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनका थॉट प्रोसेस सिर्फ ये है, उनका थॉट प्रोसेस सिर्फ ये है कि भैया मार्केट फोर्सेस से चलना चाहिए सब, डिमांड सप्लाई से चलना चाहिए सब। तो ज्यादातर जो आपको थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी ना, उसके अंदर आप मार्केट्स के बारे में, प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में ज्यादा पढ़ोगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है बेटा इंक्लूड करना। समझे क्या? क्लियर हुआ? हाँ सर, ये इंपॉर्टेंट है अगला, इट इज प्रेगमेटिक इन अप्रोच। हाँ, गवर्नमेंट जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट को हम लेके नहीं चलते, मतलब पढ़ेंगे तो है ही है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सावधान इंडिया, यहां से सवाल आता है। इट इज प्रेगमेटिक इन अप्रोच। प्रेगमेटिक का मतलब होता है बच्चों प्रैक्टिकल।
ये बोल रहा है ये सिर्फ थ्योरी नहीं है कि भाई तुम्हें थ्योरी पढ़ा दी, ये पूरा प्रैक्टिकल है। बताओ क्या हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उसके रीजंस, उसके एक्सेप्शंस क्या हम रियल मार्केट में भी देख पाते हैं बाहर? अब इतना तो इकोनॉमिक्स तुम पढ़ के आए हो 11वीं 12वीं में, क्या जितनी भी चीजें तुम पढ़ते हो, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, क्या वो सब हमें बाजार में भी देखने को मिलता है प्रॉपर? है ना? देखो क्या बोल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड प्योरली थियोरिटिकल एंड एनालाइजेस इकोनॉमिक फिनोमेना अंडर अनरियलिस्टिक असम्पशंस। कह रहा है माइक्रो में तो पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है, लेकिन जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो इट इज प्रैग्मेटिक इन इट्स अप्रोच। प्रैग्मेटिक का क्या मतलब हुआ कि भाई यहां पे मैनेजमेंट को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ दिया, तो ये तो प्योरली प्रैक्टिकल हो गया। या नहीं हो गया? इसके अंदर तो हम लोग प्रॉपर स्टडी करेंगे अकाउंटिंग की, मार्केटिंग की, फाइनेंस की, स्टैटिस्टिक्स की, इकोनॉमिक थियरीज की, सब लेके चलेंगे बेटा। तो ये प्योरली प्रैक्टिकल है ना? उसके बाद बोल रहा है बेटा ये इंटर डिसिप्लिनरी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंटर डिसिप्लिनरी है। इंटर डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है बेटा? इन्वॉल्व्स डिफरेंट एरियाज ऑफ नॉलेज। बताओ बेटा क्या इसने बहुत सारे एरियाज इंक्लूड कर लिए? भाई बिजनेस के साथ इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया तो क्या बहुत सारे एरियाज जुड़ गए? देखो क्या बोल रहा है जब हम जोड़ देते हैं ना तो हम इसके अंदर मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स सब पढ़ेंगे। तो क्या ये इंटर डिसिप्लिनरी हो गया? यानी एक के साथ बहुत सारे एरियाज जुड़ गए, है ना? बढ़िया सर, बहुत 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 बढ़िया। इसके बाद बोलेगा बेटा, आखिरी पॉइंट ये बोलता है इट इज नॉर्मेटिव इन नेचर। नॉर्मेटिव इन नेचर। चलो जी, उसके बाद अब यहां पे एक डिफरेंस बनाओ जल्दी से फटाफट से। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है? मीनिंग पॉजिटिव बताता है बेटा डील्स विद व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है ये पॉजिटिव बताता है। नॉर्मेटिव क्या बताता है? डील्स विद व्हाट ought to be। ought to be का मतलब what should be done, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब हम बोलें कि हमारे देश में प्राइजेस आर राइजिंग, कि भैया प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, कि ये हो रहा है, तो बताओ ये कौन सा इकोनॉमिक्स हुआ? कि प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं, ये कौन सा इकोनॉमिक्स हुआ मेरी जान? ये हो गया बच्चों पॉजिटिव। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अब मैं बोलूं कि प्राइजेस शुड बी कंट्रोल्ड, हमें प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहिए। अब ये बताओ मुझे क्या हो गया? प्राइजेस शुड बी कंट्रोल्ड, बताना बच्चों, प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहिए। ये हो गया नॉर्मेटिव। ये क्या हो गया? नॉर्मेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, चलो अब मुझे ये देखना है कि नालायकों को कितना समझ में आया। क्या मैं ये देख लूं कि नालायकों को कितना समझ में आया? ये जो स्कोप, अब तुम्हारे दो टॉपिक बचे, स्कोप और एक डिफरेंस छोटा सा, बिजनेस और बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, ये मैं कल कराऊंगा। बट आज मैंने जितना पढ़ाया, क्या उसका सवाल पूछ लूं तुम्हारे से? बिना रीडिंग के, बिना रीडिंग के सवाल पूछ लूं क्या तुम्हारे से? वैसे तो तुम्हें एक बार रीड करना है भी घर जाके, मतलब तुम तो घर पे ही होना लायक हो लेकिन क्या तुम्हारे से सवाल पूछ लूं? तीसरे का बेसिस रह गया क्या? तीसरे का बेसिस रह गया? अच्छा लिखा नहीं क्या मैंने? लिखो बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन। अब देखते हैं कि नालायक कितना सही कराएंगे। चैप्टर तो हमारा खत्म है। सर पूछ लो, कॉन्फिडेंस देखो, सर पूछ लो, कुछ भी पूछ लो हमारे से। अरे पोल की अभी जरूरत ही नहीं है। लो चलो देखते हैं मॉड्यूल क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो चलो। इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट।
इकोनॉमिस्ट ने बोला कि डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? पहला बोल रहा है बिकॉज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स जबकि नीड्स आर फाइनाइट। ये तो सही बोल रहा है, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है ना, बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। बात तो सही है। इट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेस्ट एलोकेट आवर रिसोर्सेज, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये भी सही बोल रहा है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, अरे ये भी सही बोल रहा है। क्या बात है यार, तो 1 का तो डी बन जाएगा। क्या बात है यार, तुम तो बड़े होशियार हो, तुम तो बहुत ही होशियार हो नालायक हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन गया डी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं नालायक 2 का क्या बता रहे हैं। 2, चलो भाई, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एब्स्ट्रैक्ट एंड अप्लाइज द टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली सिर्फ माइक्रो को कंसिडर करता है। सही बोल रहा है क्या? क्या सिर्फ माइक्रो को कंसिडर करता है? नहीं सर, सिर्फ माइक्रो तो नहीं है। इट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थियरी इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, अभी पढ़ा ना कि ये प्रैक्टिकल है। देखो यहां पे मैंने तुम्हें पढ़ा है ना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कहां पढ़ाया? और मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क कराया। देखो सवाल आ गया कि ये प्रैक्टिकल है। हाँ सर बिल्कुल सही, प्रैक्टिकल है। तीसरा, इट इनकॉर्पोरेट्स टूल फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन। देखो बेटा फिर सवाल, मल्टीपल डिसिप्लिन कौन सा पॉइंट है बताना जरा, इधर बताओ जरा नालायको, मल्टीपल डिसिप्लिन कौन सा पॉइंट है? कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से कौन सा है? सर ये वाला, ये देखो इंपॉर्टेंट मार्क कराया तुम्हें। आ गया ना क्वेश्चन फिर से इसमें से ही। शाबाश। तो इसका आंसर भी डी बनेगा, बी एंड सी अबव। 2 का आंसर क्या बनेगा? डी। 2 का आंसर भी बन जाएगा डी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 3, चलो भाई नालायको 3 बताओ। स्कार्सिटी का क्या मतलब होता है? स्कार्सिटी का मतलब क्या? एब्सोल्यूट स्कार्सिटी। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? सब जगह सेम होगा क्या? सब जगह सेम होगा क्या? या रिलेटिव स्कार्सिटी कि एक की कंपैरेटिवली दूसरा, एक के कंपैरेटिवली दूसरा। स्कार्सिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ बिजनेस फेलियर, स्कार्सिटी कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजम्पशन बाय द रिच। बिल्कुल गलत, ये बनेगा बेटा रिलेटिव। रिलेटिव होता है ना भाई, स्कार्सिटी कब आती है? मैंने कहीं पे लिखा होगा स्कार्सिटी, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी। देखो ये लिखा, डिमांड का ज्यादा होना इन रिलेशन टू सप्लाई। तो एक से दूसरा देख के स्कार्सिटी होती है बेटा, डिमांड विद कंपेयर टू सप्लाई तो रिलेटिव होता है। इसका आंसर बनेगा रिलेटिव स्कार्सिटी। स्कार्सिटी इन रिलेशन टू 3 का बनेगा बी, इसका आंसर बनेगा बी। अच्छा जी, नंबर 4 बताओ जरा, व्हाट इंप्लीकेशंस डज स्कार्सिटी हैव फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। स्कार्सिटी के क्या इंप्लीकेशंस है? नंबर 1, नॉट ऑल द वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। बात तो सही है, सारी वांट सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। वी विल नेवर बी फेस्ड विद द नीड टू मेक चॉइसेस। बोल रहा है हमें कभी चॉइस करनी ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, हमें कभी चॉइस करनी नहीं पड़ेगी, गलत। वी मस्ट डेवलप वेज टू डिक्रीज अवर वांट्स। ये भी नहीं हो सकता, हम अपने वांट्स तो कम नहीं करेंगे भाई, हम तो वांट्स करते रहेंगे। द डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। भाई इतने रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, बट क्या लोगों के वांट सेटिस्फाई हो रहे हैं? नहीं हो रहे भाई, हो ही नहीं सकते। ए बनेगा बेटा, नॉट ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। ए। तो 3 का क्या आया था? 3B4A, 3B4A। चलो भाई 5वां, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। चलो बताओ नॉर्मेटिव कौन सा है, कौन सा बता रहा है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। शुड बी लगाया क्या कहीं? कहीं शुड बी लगाया क्या कि इट शुड बी डन, ये होना चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट ये तो करती हैं, ये एक्सपीरियंस कर रही हैं, कंज्यूमर सॉवरेनिटी हो रहा है। सर डी बनेगा सर। क्या पूछ रहे हैं हमारे से? मेरे बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे नालायकों से सवाल पूछ रहे हैं। चलो भाई नंबर 6 बोल रहा है कि हर इकोनॉमिक सिस्टम में स्कार्सिटी किसके ऊपर आता है। अब मैंने तुम्हें बोला स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, सब पे आता है।
स्कार्सिटी हाउस होल्ड पे भी आएगा, फर्म पे भी आएगा, गवर्नमेंट पे भी आएगा, नेशन पे भी आएगा। क्या सब पे आएगा या नहीं आएगा बेटा? स्कार्सिटी इज यूनिवर्सल, है ना? तो सिक्स्थ का बनेगा ए। सर सिक्स्थ का बनेगा ए, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ का बनेगा ए। बहुत बढ़िया। सेवेंथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? अप्लाइड इकोनॉमिक्स ना, अप्लाइड तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं। एग्रीगेट इकोनॉमिक्स, क्या मैक्रो एग्रीगेट होता है? एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स, अबे चल एक्सपेरिमेंट थोड़ी करता है। क्या बोलेंगे सर? मैक्रो तो एग्रीगेट होता है सर। क्या भाई, सात का भी हमारा बच्चा एक गलत जवाब नहीं दे रहा, सब नालायक को सही जवाब दे रहे हो, क्या बात है। आठवां, पॉजिटिव का एग्जाम्पल बताओ, चलो। पॉजिटिव एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव, how much should be, determining what should be the fair price, how to distribute, क्या होना चाहिए, या A, analysis of relationship between price and quantity purchased। बच्चों बाकी तीन तो शुड भी हैं, देखो, हाउ मच इनकम ईच पर्सन शुड बी गारंटीड, फेयर प्राइस कितना होना चाहिए, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, ए ही बन गया ना, ए। पॉजिटिव तो बन गया ए, एट्थ का बन गया ए। सर क्वेश्चन नंबर 8 का बन गया ए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9 बताना बच्चों, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। बच्चों देश में कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया तो इससे नेशनल बेरोजगारी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, ये डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट है, ये माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मेटिव का कॉन्सेप्ट है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से बेटा, पूरे देश का कॉर्पोरेट टैक्स बोल रहा है, पूरे देश का कॉर्पोरेट टैक्स, पूरे देश की अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मैक्रो हो गया, मैक्रो हो गया बेटा, मैक्रो, है ना? ये तो मैक्रो हो गया बच्चा, ये मैक्रो है। नाइन्थ का आंसर बनेगा ए। मैक्रो, ठीक है। अब 10वां 10th बताओ किसमें मैक्रो नहीं है? डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच, कौन सा मैक्रो नहीं है? जीएनपी ऑफ इंडिया पूरे देश की बात कर रहा है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी की बात कर रहा है, इंडिया, अगला भी इंडिया आ गया, अगला लार्ज स्केल है बेटा, बी, बी आ जाएगा, बी, 10th का बी, क्वेश्चन नंबर 10th का बी। ओके, ओके मेरी जान, क्या बात है। अब उसके बाद बच्चों चार स्टेटमेंट दे रहा है, राम की, कृष्ण की, विनोद की, मधु की। बताओ जरा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसकी है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसकी है बच्चों? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसकी है? राम बोल रहा है कि इस साल ये हुआ है, कृष्ण जी ने बोला डोंट वरी प्राइस इंक्रीज से ये हो जाएगा, विनोद ने बोला कि क्लाइमेट से ये हो रहा है, मधु ने बोला गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। मधु सर, मधु की स्टेटमेंट हुई ना नॉर्मेटिव। हाँ सर, तो 11th का बनेगा डी। क्या बात है भाई, 11th का बन गया डी, मधु। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई, कंसीडर द फॉलोइंग एंड डिसाइड विच इकोनॉमी इज विदाउट स्कार्सिटी। बोलो भाई किसमें स्कार्सिटी नहीं है? अब दिमाग दौड़ाओ, क्या कोई ऐसी इकोनॉमी हो सकती है जिसमें स्कार्सिटी ना हो? क्या ऐसी इकोनॉमी हो सकती है क्या जिसमें स्कार्सिटी ना हो? क्या ये पॉसिबल है? सर पॉसिबल ही नहीं है सर, सर पॉसिबल ही नहीं है सर। अब बी पॉइंट बोल रहा है, बहुत सारे बच्चे बी भी बता रहे हैं बेटा, अगर एक ऐसी इकोनॉमी है ना, मिथिकल इकोनॉमी भी है, जिसमें सब बिलियनियर है, वहां भी स्कार्सिटी होगी भाई। बिलियनियर को भी ये लगता है कि मेरे पास कम है, उसको भी लगता है मेरे पास कम है, ज्यादा होना चाहिए, बिलियनियर में भी स्कार्सिटी होगी बच्चों। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था ना अंबानी वाला, इसीलिए इसीलिए मैंने अंबानी वाला एग्जाम्पल लिया था, मुझे पता सवाल आएगा तुम फंसोगे। भाई अंबानी जी को भी ऐसा लगता है कि भाई पैसा कम है यार, और होना चाहिए था, समझे? तो 12th का आंसर डी बनेगा बेटा, 12th का आंसर डी बनेगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि स्कार्सिटी यूनिवर्सल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बताओ माइक्रो में कौन सा नहीं आएगा?
माइक्रो में कौन सा नहीं आएगा भाई? प्राइस ऑफ मैंगो तो आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ एक ट्रक बनाने की कॉस्ट ये भी आएगा, क्वांटिटी ऑफ मैंगो प्रोड्यूस फॉर ओनली मैंगो मार्केट ये भी आएगा, नेशनल इकोनॉमिक एनुअल ग्रोथ रेट ये तो नहीं आएगा बेटा, ये तो मैक्रो का पार्ट हो गया, ये तो मैक्रो का पार्ट हो गया है ना। 13th का बन गया डी, 13th का बन गया डी, क्या बात है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन सी इकोनॉमी बताती है? माइक्रो इकोनॉमिक बेटा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बताती है, ठीक है, क्योंकि माइक्रो में ही तो होता है कि किस तरीके से आप रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो। ओके, 15 का बताओ, कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? शुड अवर फर्म बी इन द बिजनेस? हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड? हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड? हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? कौन सा मेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा भाई? मेरा बिजनेस, मैं अपने बिजनेस में बच्चों इकोनॉमिक्स जोड़ रहा हूं, तो मेरी फर्म बिजनेस करे या ना करे ये तो मेरा चीज है, मैं कितना बनाऊं, कैसे प्राइसेस को कंट्रोल करूं ये भी मेरा चीज है, प्रोडक्ट को कैसे प्लेस करूं ये भी मेरा चीज है। भाई बेरोजगारी के लिए मैं क्या कर सकता हूं इकोनॉमी में? ये मेरे बिजनेस इकोनॉमिक्स में नहीं आएगा। 15 का आ जाएगा बच्चों डी, 15 का आ जाएगा बच्चों डी। ओह मैंने 13-14 लिखा ही नहीं, चलो 15 का डी। बेटा सिंपल है ना जनकार, एक बात समझ, ये बोल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमने क्या बोला? बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो कैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशंस को अप्लाई करे। तो इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन से वो यही तो जानना चाहता है कि क्या हमारी फर्म सही से बिजनेस करे या ना करे, क्या हम किस तरीके से कितना प्रोडक्शन करें, क्या हम प्रोडक्ट को कैसे प्राइस्ड करें, कैसे हम उसकी मार्केटिंग करें, ये सब तो हमें देखना ही है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का थोड़ी ना लेन देन है, ठीक है। 10th नहीं आया, 10th बेटा, 10th देखना क्या था, 10th क्या था? 10th था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, मैक्रो क्या नहीं है भाई? देखो जीएनपी ऑफ इंडिया पूरे देश का मैक्रो है, एबीसी लिमिटेड एक छोटी सी कंपनी है बेटा, छोटी सी कंपनी है, फिर तो वो माइक्रो हो गया ना। अगला भी देखो पूरे देश का है, अगला भी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट पूरे देश का है। ओके, कितने हो गए? 15 हो गए। अगला देखो फिर से ऐसा ही है, कौन सा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है? अब मुझे बताओ, क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं, इसमें से आज ट्राई करोगे? कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं, अभी कर लेने हैं बस क्लास के बाद ही, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं नालायको? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ सर दे दो। हाँ वो अलग चीज है द्रविन, लिखो जरा, लिखो जरा कौन कौन से होमवर्क में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से 20, क्वेश्चन नंबर 15 से 20, इसके बाद 32, क्योंकि बीच इसमें ना बेटा चैप्टर नंबर 2 के भी हैं, तो मैं वो बता रहा हूं बस। अच्छा 37 एक बढ़िया सवाल है, 37 मुझे यही बताओ जल्दी से, 37 का क्या आंसर आएगा? स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी? ये देखो नालायकों ने मटेरियल में नहीं दिया हुआ, लेकिन सवाल पूछता है सीधा, बताना जरा। स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने दी? कम ऑन, मार्शल ने, सैमुअलसन ने, रॉबिन्सन ने या एडम स्मिथ ने? सर रॉबिन्सन ने, शाबाश, शाबाश मेरी जान। 38 बताओ, साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ द नेशंस? थर्टी एट, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। 38, 40, 42, 43, 44, 47, 47 नहीं अभी, 48, लो 5 ये हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 क्वेश्चन है बेटा, बस ये करना है आपको, बस आपको ये करना है।
ओके, ओनली एमसीक्यू। हाँ बेटा, ये एमसीक्यू करना है, और एक बार जो जो मैंने पढ़ाया है वो रीडिंग ले लेना मॉड्यूल से, रीडिंग फ्रॉम मॉड्यूल, एक बार रीडिंग लगा लेना। हाँ, ओनली एमसीक्यू है बेटा। ओके, चलो, जिनके पास अभी मटेरियल नहीं है वो सिंपल गूगल पे जैसे मैंने लिखा ना, ऐसे गूगल पे लिखना। ये देखो मैंने गूगल पे क्या लिखा था, सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, ये आ गया, ये खुल गया। इसके बाद चैप्टर 1 में यूनिट 2 के बाद दिए हुए हैं ये क्वेश्चंस। यूनिट 2 के बाद आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं आज। हाँ, एक बार कर लो बेटा, निखिल एक बार करो, जो भी इसमें डाउट्स है ना वो कल देखते हैं, एक बार करो सारे दोबारा से। ओके, चलो बाय, कर लो एक बार, सारे कर लो, जो भी समस्याएं आएंगी वो कल देखते हैं। ओके, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो बाय 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 बाय।